दोस्तों, हमारे देश के इतिहास में एक कहानी है बहुत हिम्मत, बलिदान और आजादी की प्यास की। यह कहानी है 1857 की, एक साल जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा है, एक साल जब ये जमीन अंग्रेजों के खिलाफ गूंज उठी। ये लड़े थी हमारे जमीन के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे विश्वास के लिए। 1857 एक टर्निंग पॉइंट था, एक आग का उफान था ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म के खिलाफ। मीरठ की छवनियों से लेकर झांसी के किला तक देश भर में विद्रोह की आग फैल गई। ये सिर्फ एक मुटिनी नहीं थी, ये एक जनता की लड़ाई थी। ये गद्दार, जिसे हम सेपोई मुटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, कोई अचानक भड़कती आग नहीं थी। सालों से अंदर ही अंदर रही नाराजगी, राजनीतिक चलबजियों, सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के चलते आखिरकार फूट पड़ी। 1857 का विद्रोह भारतीय लोगों के अजीत जज्बे का सबूत है, एक ऐसा जज्बा जो जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। यह हमारे पूर्वजों की कहानी है, जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उनके बलिदान ने आज के स्वतंत्र भारत की नींव रखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के नाम पर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाती रही, लेकिन उनकी पॉलिसीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने कई राज्यों को कंपनी के कब्जे में कर लिया। इस पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी राजा का बेटा नहीं होता था तो उसकी डेथ के बाद उसका राज्य कंपनी के अंडर आ जाता था। इस पॉलिसी ने कई राज्यों के लिए खतरा पैदा कर दिया और राजा महाराजा डरने लगे। सतारा, झांसी और नागपुर जैसे स्टेट्स को इसी डॉक्ट्रिन से ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। पॉलिटिकल गड़बड़ी के साथ साथ पुरानी पावर स्ट्रक्चर्स को भी खत्म किया जा रहा था। अंग्रेजों ने ट्रेडिशनल सिस्टम्स की जगह अपनी ब्यूरोक्रेसी लगा दी, जिसको लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस की कोई परवाह नहीं थी। इससे लोग और भी ज्यादा गुस्से और नफरत करने लगे। अवध, एक अमीर नॉर्थ इंडियन किंगडम को मल एडमिनिस्ट्रेशन के झूठे आरोपों पर ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। यह एक साफ लैंड ग्रब था और आग में घी का काम किया। ब्रिटिशर्स अपनी पावर बढ़ाने के ये चक्कर में अक्सर हिंदुस्तानियों के रिलीजियस और सोशल मैटर्स पर ध्यान नहीं देते थे। ऐसा ही एक इंसिडेंट जो 1857 के विद्रोह की वजह बना, वो था इनफील्ड राइफल का आना। चारों तरफ ये अफवाह फैल गई कि इन राइफल्स की कार्ट्रिजेस में काव और पिग की फैट लगी है। ये हिंदूज के लिए, जिनके लिए काव पवित्र है, और मुस्लिम्स के लिए, जिनके लिए पिग गंदा है, दोनों के लिए बहुत बुरा था। ब्रिटिशर्स ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी की आर्मी के सिपाहीज ने इसको अपने धर्म पर हमला समझा। इसी बात ने मीरठ में मुटिनी शुरू कर दी और फिर यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया। कार्ट्रिजेस की इश्यू के अलावा ब्रिटिशर्स की कल्चर और वैल्यूज को हिंदुस्तानियों पर थोपने की कोशिश के खिलाफ भी गुस्सा था। सती प्रथा को खत्म करना एक अच्छा कदम था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपने धर्म में दखलंदाजी समझा। ब्रिटिशर्स के आने और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ने हिंदुस्तानी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला और उनके फिनिश्ड गुड्स के लिए मार्केट बन गया। हिंदुस्तानी इंडस्ट्रीज, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, को बर्बाद कर दिया गया। सस्ते मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स ने हिंदुस्तानी मार्केट्स को भार दिया और लोकल कारीगरों और वीवर्स का काम चला गया। गांव जो कभी बिजनेस से भारे रहते थे, अब गरीब हो गए। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपने ज्यादा टैक्स और लूटमार के चलते हिंदुस्तानी किसानों को बर्बाद कर रहा था। फार्मर्स को इंडिगो और कॉटन जैसी कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके चलते खाने के लिए अनाज कम होता था और लोग कर्ज में डूबते जा रहे थे। फार्मर्स और कारीगरों की आर्थिक परेशानियों ने विद्रोह के लिए जमीन तैयार कर दी। 1857 का विद्रोह सिर्फ पॉलिटिकल आजादी के लिए नहीं था, बल्कि आर्थिक शोषण के खिलाफ भी एक लड़ाई थी। सेक्शन 5, आग जो भाग की मीरठ से मीरठ में विद्रोह। दिल्ली के पास मीरठ शहर 1857 के विद्रोह का केंद्र बन गया। मई 10, 1857 को एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस के खिलाफ तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सिपाहियों का गुस्सा फूट पड़ा। 85 सिपाहियों ने कार्ट्रिजेस यूज करने से मना कर दिया, सीधा ऑर्डर तोड़ दिया। उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें लंबी जेल की सजा मिली। इस अन्याय ने रेजिमेंट और दूसरे लोगों को हिलाकर रख दिया। दूसरे दिन मई 11 को मीरठ के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत कर दी, जेल तोड़ दी और अपने साथियों को छुड़ाया। फिर उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स और ब्रिटिश राज के निशानों पर हमला कर दिया। मीरठ की बगावत ने नॉर्थ इंडिया में आग लगा दी। किसान, कारीगर और लोकल सरदार सिपाहियों के साथ दिल्ली की तरफ चले, मुगल राज की जगह आजादी का ऐलान करने के लिए। सेक्शन 6, हिम्मत के प्रतीक आजादी के लिए आगे बढ़ते हुए। 1857 का विद्रोह कोई प्लान्ड मूवमेंट नहीं था।
यह ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्से और नफरत का एक अचानक उफान था, जिसका नेतृत्व लोकल लीडर्स ने किया जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत और विद्रोह की प्रतीक बन गई। अपना राज्य ब्रिटिशर्स को देने से इनकार करते हुए वो मैदान-ए-जंग में उतरी, अपनी सेना का नेतृत्व किया और आजादी के लिए अपनी जान दे दी। नाना साहिब, मराठा पेशवा बाजीराव ड्यूक के अडॉप्टेड सन, विद्रोह के एक प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने कानपुर में अपना राज कायम किया और ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ ब्रेवली लड़ाई लड़ी। उनकी गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स ने ब्रिटिशर्स को काफी नुकसान पहुंचाया। बिहार के एक सरदार कुंवर सिंह अपनी बुढ़ापे के बावजूद ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। वो ईस्टर्न इंडिया में विद्रोह के प्रतीक बन गए और दूसरों को जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। सेक्शन 7, आजादी के मैदान-ए-जंग दिल्ली से लखनऊ तक। 1857 का विद्रोह नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के बड़े हिस्सों में फैल गया और कई शहरों में बैटल्स हुए जो हिंदुस्तानी विद्रोह के प्रतीक बन गए। दिल्ली, मुगल साम्राज्य की पुरानी राजधानी, विद्रोह का एक मुख्य केंद्र बन गया। सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बुढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया ताकि सभी हिंदुस्तानियों को उनके झंडे तले एक किया जा सके। कानपुर में नाना साहिब के नेतृत्व में रेबल्स और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। कानपुर की सीगे हालांकि रेबल्स के लिए सफल नहीं रही, लेकिन इसने हिंदुस्तानी फोर्सेस के जज्बे और हिम्मत को दिखा दिया। अवध की राजधानी लखनऊ एक और महत्वपूर्ण मैदान-ए-जंग बन गया। बेगम हजरत महल, अवध के निकाले गए नवाब की पत्नी, ने विद्रोह की कमान संभाली और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लखनऊ की रक्षा में रिमार्केबल हिम्मत और दृढ़ता दिखाए। सेक्शन 8, साम्राज्य का पलटवार, विद्रोह का दमन। ब्रिटिशर्स शुरू में विद्रोह के पैमाने और तेजी से चौंक गए, आखिरकार संभाल गए और एक ब्रूटल काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। ब्रिटेन और दूसरे कॉलोनीज से रीइंफोर्समेंट्स मंगवाए गए जो एडवांस्ड वेपन्स से लैस और लॉयल हिंदुस्तानी सिपाहियों की मदद से। ब्रिटिशर्स ने विद्रोह को कुचलने के लिए निर्दय टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, जिसमें मैस एक्सिक्यूशंस, गांव जला देना और सिविलियन एरियाज पर अंधाधुंध गोलाबारी शामिल थी। रेबल्स हथियार और संगठन के मामले में कमजोर थे, ब्रेवली लड़े लेकिन हार गए। 1858 के अंत तक विद्रोह को दबा लिया गया। दिल्ली पर कब्जा, रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेताओं की मौत और बहादुर शाह जफर के एग्जाइल ने संगठित विद्रोह का अंत कर दिया। ब्रिटिशर्स की जीत एक बड़ी कीमत पर मिली। ब्रिटिशर्स की बेरहमी ने हिंदुस्तानियों के मन पर गहरी चोट छोड़ दी, रूलर्स और रूल्ड के बीच की दूरी और बढ़ा दी। सेक्शन 9, क्रांति की विरासत, आजादी के बीच। 1857 का विद्रोह हालांकि ब्रिटिश राज को उखड़ फेंकने में न सफल रहा, लेकिन इसका हिंदुस्तानी इतिहास पर गहरा असर पड़ा। विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और उनकी कमजोरियां और हिंदुस्तान पर उनकी पकड़ की नाजुकता को एक्सपोज कर दिया। विद्रोह का एक महत्वपूर्ण परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खत्म। ब्रिटिश क्राउन ने सीधे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश राज का दौर शुरू हुआ, लेकिन इस बेडलव से हिंदुस्तानियों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। विद्रोह ने हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट भी बनाया। एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ने के अनुभव ने हिंदुस्तानियों के बीच एकता और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया, जो आने वाले दशकों में आजादी की लड़ाई की नींव बनी। 1857 के विद्रोह के हिम्मत, बलिदान और अजीत जज्बे की कहानियां कई पीढ़ियों के हिंदुस्तानियों को प्रेरित करती रही। 1857 के शहीदन के खून से बोए गए आजादी के बीज आखिरकार 1947 में फल दिए जब हिंदुस्तान को आजादी मिली। 1857 में लड़ने वालों के बलिदान हमें याद दिलाते हैं कि आजादी की लड़ाई एक अनंत प्रयास है और 1857 की आत्मा हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती रहती है। जय हिंद।